Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panisha for Competitive Examinations and I am पीयूष। तो आज की क्लास में कवर करने वाले अपना 1300 प्लस कॉमन एरर्स का डे नंबर 42। और अगर आपने अभी तक इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी हैं तो जाकर के आप एक बार क्लास नंबर 1 से शुरू करना। डे नंबर 1 से आप शुरू करेंगे तो उससे होगा क्या कि मैंने आपको यहाँ पर जितनी भी एरर समझाई हुई है ना, तो देखो मेरा जो मेन फोकस है यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ सारी की सारी एरर्स को थ्रू पार्सिंग। और उसके अलावा जो भी हमारा यहाँ पर लॉजिकल एक्सप्लेनेशन होता है ना, हम उसके थ्रू यहाँ पर सारी की सारी एरर्स को देख रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, आपके जो क्वेश्चंस है ना उनको मैंने इस तरीके से अरेंज किया हुआ है कि आपको धीरे धीरे करके जो सेंटेंसेस हैं या फिर जो भी मुझे यहाँ पर आपको लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देनी है या फिर जो पार्सिंग करके बताना है, सेंटेंसेस हो गए, आपके पार्ट ऑफ स्पीच हो गए, यहाँ पर मैं आपको थ्योरी भी पूरी दे रहा हूँ। अगर आप इन सारे के सारे क्वेश्चंस को अभी तक कर रहे होगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि आपका काफ़ी सारा पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है ऑलरेडी, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करें, अपना टाइम सेव करते हुए एक बहुत ही इफिशियंट मैनर में हम सारे के सारे इंग्लिश ग्रामर को कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो आप अगर डे 1 से करोगे तो क्या होता है ना, जैसे एक लैडर होती है, लैडर को आप क्या करते हो, पहले स्टेप पे चढ़ते हो फिर दूसरे स्टेप पे आते हो। तो इसी तरीके से आपके सारे के सारे क्वेश्चंस अरेंज हैं कि आप पहले एक बार फर्स्ट वाले डे को करोगे तो उससे आपको कुछ नॉलेज मिलेगी और उसी से हम रिलेटेड करते हुए सेकंड वाले स्टेप पर आएंगे, फिर थर्ड वाले, है ना। ऐसे ऐसे कर करके हम क्या करेंगे, हार्ड क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हुए हैं बीच बीच में, जिससे कि आपको धीरे धीरे जब आपको बेसिक चीज़ें आपको मैंने कवर करा दी हैं फिर हम हार्ड लेवल पर भी शिफ्ट हुए हैं ना। तो इस तरीके से आपकी सारी चीज़ें जो है वो अरेंज की गई हैं। एंड इसके अलावा अभी हमारी जैसे ये एरर्स हो जाएंगी तो उसके अलावा हम क्या करेंगे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस भी कर रहे होंगे। तो ये सीरीज आप बिल्कुल स्टार्टिंग से ही देखें तो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे अभी फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो जाके एक बार डे 1 से सारी की सारी क्लासेस को फटाफट से देखते हुए आ जाओ, ठीक है। चलो, और जो लोग अभी कंटिन्यूसली देख रहे हैं तो वो लोग तो फटाफट देखें ही सही। अब देखो यहाँ पर हम बात किसी करेंगे लॉजिकल एक्सप्लेनेशन की, हम यहाँ पर मेनली बात कर रहे होंगे, क्लियर है। तो अब फटाफट से आज का सेशन शुरू करते हैं और यहाँ पर आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको कौन से कराऊंगा, एसएससी में आपके अभी तक जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपका टिल 2020, ठीक है, जो आपका मार्च 2020 में एग्जामिनेशन हुआ था टीयर 1 का, वहां तक के सारे क्वेश्चंस करेंगे। इसके अलावा फिर आपके जैसे जैसे और भी एग्जामिनेशन होते जाएंगे उनके भी हम एरर्स को निकाल के करते जाएंगे, ठीक है ना। तो ये सीरीज आपकी बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक, जब तक ये सीरीज चलेगी तब तक के सारे क्वेश्चंस इसमें कवर हो जाएंगे, क्लियर है। तो अब ये क्या है भाई, यहाँ पर ये आपको मैं करा रहा हूँ, इसके अलावा जो आपकी ये हेल्पफुल रहेगी तो ये सारे के सारे एग्जामिनेशन के लिए हेल्पफुल तो रहेगी सही। इसके अलावा आपके कोई और एग्जामिनेशन हो गए, लाइक एफकैट हो गया, आपका सीडीएस हो गया, इन एग्जामिनेशन में आपके जो एरर से बेस्ड क्वेश्चन आते हैं वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्लियर है। चलो, इसके अलावा आपका वोकैब स्पेशल कोर्स ऑलरेडी चल रहा है जिसमें कि आपकी मोस्ट रिपीटेड वोकैब कराई गई है। तो ये वाली जो इसमें वोकैब कराई गई है वो तो एटलीस्ट आप लोग बिल्कुल ध्यान में रख लो, क्योंकि अभी जो आपके रिसेंटली एग्जामिनेशन हुए हैं उनमें ऑब्जर्व किया गया कि जो आपके प्रीवियस ईयर में वोकैब आई है और वो भी मोस्टली रिपीटेड, वही वोकैब आपकी कहीं ना कहीं 70% रिपीट हो रही है। 70 से लेकर के 90% तक आपकी रिपीटेड देखने को मिली है। तो आप अगर ये कोर्स भी एक बार कंप्लीट कर लोगे तो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर बेनिफिशियल हो जाएगा। इसके अलावा और भी कई सारे कोर्सेज हैं, जैसे कि आपका सीजीएल के सारे आपके टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करा ही चुके हैं, हो चुके हैं यहाँ पर। और इसके अलावा जैसे आपका सीजीएल मेंस हो गया तो उसके आपके मेंस के सारे क्वेश्चन फ्रॉम 2011 टू लेकर 2019 तक, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपकी सीरीज चल रही हैं, तो जाके आप देख लेना। इसके अलावा आपका स्टैटिक जी का प्रीमियम कोर्स हो गया और आपके सब्जेक्ट वाइज जीके होगी, बहुत सारे कोर्सेज आपको यहाँ पर ऑलरेडी रन कर रहे हैं, तो उसे जाके आप देख सकते हो और अपना बेनिफिट ले सकते हो, ठीक है। चलो भाई, आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का अपना डे नंबर 42 है और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट निकल के आता है क्वेश्चन नंबर 534 के रूप में, ठीक है। तो अब देखो क्या बोल रहा है हमसे, आफ्टर राइजिंग द फ्लैग टू इनॉग्रेट द स्पोर्ट्स मीट द चेयरमैन गेव अ लॉन्ग स्पीच। यानी कि जब आपके फ्लैग को क्या किया गया, ऊपर उठाया गया। बात को समझना, यहाँ पर अपने पास क्या लिखा हुआ, अपने पास में एक वर्ड होता है राइजिंग, ठीक है भाई, एक वर्ड होता है अपने पास में राइजिंग और एक वर्ड होता है अपने पास में रेज, ठीक है ना। बेसिकली ये अपना यहाँ पर क्या है, राइज है, और यहाँ पर अगर मैं रेजिंग की बात करूँ तो यहाँ पर मैं आईएनजी ही डाल देता हूँ, कोई दिक्कत है नहीं। कॉन्टिन्यूस वाली फॉर्म में मैंने इन दोनों वर्ब को लिख दिया है, क्लियर है। तो अब देखो रेजिंग का मतलब क्या होता है, टू मूव टू अ हायर पोजीशन। मतलब मैं किसी को के ऊपर पोजीशन पर लेकर जाता हूं तो उसको मैं बोलता हूँ क्या करता हूँ, झंडारोहण जो होता है ना हमारा, क्या होता है, झंडे को हम ऊपर लेकर के जा रहे होते हैं तो उसमें हमारा यहाँ पर अपना प्यारा जो हमारा झंडा है, तिरंगा है, वो फहराने लगता है। तो यहाँ पर क्या होता है, हम अपने झंडे को ऊपर लेके जाते हैं, मतलब हम इसे क्या करते हैं, रेज करते हैं, है ना। टू मूव टू अ हायर पोजीशन, यानी कि हम इसकी पोजीशन को ऊपर लेकर के जा रहे होते हैं, है ना। तो ये आपका होता है रेज करना। लेकिन अगर हम राइजिंग की बात करें तो राइजिंग का मतलब होता है उगना, किसी भी चीज़ का निकलना या फिर उगना हम यहाँ पर रिफर करते हैं राइजिंग से। जैसे कि मैं क्या बोलता हूँ आपसे,
द सन इज राइजिंग, यानी कि सन क्या है आपका निकल रहा है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं राइजिंग, है ना। तो आप बात को आप समझ पा रहे होंगे कि राइजिंग और रेजिंग में क्या डिफरेंस है। अब अगर मैं यहाँ पर आपसे बात करूँ तो आफ्टर राइजिंग द फ्लैग, अब हमने क्या किया, फ्लैग को ऊपर एक हायर पोजीशन पे लेकर गए हैं, तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट यूज होगा वो क्या यूज हो रहा होगा, यहाँ पर हम राइजिंग की जगह रेजिंग का यूज कर रहे होंगे। क्लियर है, किसका यूज करेंगे भाई, रेजिंग का हम यहाँ पर यूज कर रहे होंगे। इतनी सी बात आपको क्लियर हो गई क्या। अब एक बार हम यहाँ पर पूरे सेंटेंस की एक बार हम यहाँ पे करेंगे पार्सिंग करके और देख लेंगे, जिससे हमारे पास चीज़ें और भी क्लियर होकर आ पाएँ, क्योंकि हमारा जो मेन मोटिव है वो ये है कि हम हर सेंटेंस को इस तरीके से खोल के देखें कि हमें वहाँ से और कहीं की जो भी बातें हैं वो सारी की सारी बातें क्लियर हो जाएं। ठीक है ना। चलो भाई, एक बार मैं सारी की सारी चीज़ों हटा रहा हूँ, इसको आपको अगर नोट करना हो तो एक बार फटाफट से आप इसको नोट कर लेना। ठीक है ना। चलो इसको मैं हटाता हूँ। अब देखो यहाँ पर अपने हमें क्या दे रखा है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमने यहाँ पे राइजिंग को हटा करके क्या कर दिया है, रेजिंग कर दिया है। तो अब अगर मैं सबसे पहले देखता हूँ तो मुझे दिखता है भाई आफ्टर, तो ये आफ्टर क्या होगा अपना, आफ्टर यहाँ पर निकल के आएगा प्रपोजिशन, है ना। सबको पता है क्या आफ्टर क्या होती है, अपनी प्रपोजिशन होती है। क्लियर हो गया। अब ये प्रपोजिशन अगर आ गया है तो इस प्रपोजिशन को अपना एक ऑब्जेक्ट चाहिए होगा, बोलो हाँ कि नहीं। क्लियर है। तो अगर इसे ऑब्जेक्ट चाहिए है ना, तो ये जो रेजिंग लिखा हुआ है, मुझे ये बताओ ये रेजिंग अपना यहाँ पर एक वर्ब की तरह यूज हुआ है या जीरंड की तरह। तो मैंने बोला ये जो रेजिंग है ना, ये V1 प्लस का ING एज अ जीरंड यूज हुआ है। मुझे कैसे पता चला, तो देखो V1 प्लस का ING हो गया, जीरंड हो गया, और जीरंड जो है वो यहाँ पर किसकी तरह काम करेगा, एज अ नाउन यहाँ पर इसका फंक्शन हो रहा होगा। ठीक है ना, किसकी तरह काम करेगा, ये एज अ नाउन करेगा, और यही यहाँ पर क्या बन रहा होगा, इस प्रपोजिशन का प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट, है ना। तो आफ्टर प्रपोजिशन का प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट कौन बनेगा भाई, ये जो रेजिंग लिखा हुआ है। क्लियर है। तो ये क्या बन गया, अब ये बन गया आपका प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट यानी कि PO। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो जीरंड होते हैं ये अपने आपस में ये एक्चुअली में जो इनका टाइप होता है वो कौन सा होता है, सेमी वर्ब का होता है ना। किसका होता है भाई, सेमी वर्ब का। तो मुझे एक बात बताओ, अगर ये सेमी वर्ब है तो इसके अंदर किसका फंक्शन होगा, वर्ब का फंक्शन तो ऑलरेडी रहेगा ही रहेगा, बोलो हाँ कि नहीं। अगर वर्ब का फंक्शन है तो ये अपने पास में एक ऑब्जेक्ट रख सकता है क्या, बोलो हाँ कि नहीं, अपने साथ में एक ऑब्जेक्ट रख सकता है ना। तो मैंने क्या देखा यहाँ पर, मैंने बोला भाई ठीक है, आफ्टर रेजिंग यहाँ पर ये जो रेजिंग है पोजिशनल है, ये द फ्लैग क्या होगा। अब मैंने रेजिंग से पूछा, रेजिंग से मैंने पूछा रेजिंग व्हाट, तो उसने आंसर दे दिया भाई द फ्लैग ने, है ना। व्हाट का आंसर किसने दिया, द फ्लैग ने दे दिया। तो मुझे इसे देख करके ये समझ में आ गया कि ये जो रेजिंग वाली सेमी वर्ब है ना, इसका ये जो फ्लैग है ये ऑब्जेक्ट है। किसका ऑब्जेक्ट बन गया, तो फिर ये फ्लैग ये बन गया ऑब्जेक्ट ऑफ जीरंड, है ना। क्या बन गया, ये ऑब्जेक्ट ऑफ जीरंड बन गया। क्लियर है, सभी को समझ में आ गया क्या। चलो अब इसी तरीके से हम अगर आगे बढ़ते हैं तो ये आपके सामने क्या लिखा हुआ है, टू इनॉग्रेट। क्या लिखा है, टू इनॉग्रेट। अब देखो, अब एक और बड़ी प्यारी चीज़ यहाँ पर टू इनॉग्रेट क्या हो जाएगा, ये क्या है, टू है और प्लस में आपकी V1 लिखी हुई है ना। तो टू प्लस का V1 क्या होता है आपका, इन्फिनेटिव होता है। क्या होता है टू प्लस का V1, इन्फिनेटिव, यानी कि ये हो गया आपका इन्फिनेटिव, बोलो हाँ कि नहीं। क्लियर है। तो अगर ये इन्फिनेटिव हो गया, मैंने आपको बताया हुआ है ऑलरेडी कि इन्फिनेटिव भी क्या होता है अपना, सेमी वर्ब होती है कि नहीं होती है, बोलो हाँ। तो अगर ये भी सेमी वर्ब है यानी कि इसके अंदर खून किसका है, इसके अंदर खून ऑलरेडी वर्ब का है, और अगर वर्ब का खून है तो इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक वर्ब वाले तो होंगे ही सही, क्योंकि ये बना तो वर्ब से ही है। तो वर्ब का फंक्शन होगा, इसका मतलब ये अपने पास में क्या रख सकता है, एक ऑब्जेक्ट रख सकता है कि नहीं रख सकता है, बोलो हाँ। क्लियर है ना। चलो अब मैंने पूछा इससे टू इनॉग्रेट व्हाट, तो इसने फटाफट से आंसर दे दिया, किसने, तो द स्पोर्ट्स मीट। तो यहाँ पर ये जो द स्पोर्ट्स मीट है ना, ये क्या बन गया, ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनेटिव। क्या बन गया है, ये ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनेटिव बन गया है। क्लियर है, बात मेरी समझ में आ रही है क्या सभी को। ये क्या बन गया है आपका, इनॉग्रेट द स्पोर्ट्स मीट, यहाँ पर आपका स्पोर्ट्स मीट बन जाएगा ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनेटिव। क्लियर है। अब इसके बाद में अपना अगला वाला जो क्लॉज शुरू होता है इसमें द चेयरमैन, ये द चेयरमैन क्या बनेगा, तो ये द चेयरमैन आपका हो जाएगा यहाँ पर सब्जेक्ट। क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। और फिर यहाँ पर गेव क्या हो जाएगा, गेव अपनी यहाँ पर मेन वर्ब हो जाएगी। फिर ये लॉन्ग स्पीच में स्पीच हो जाएगा अपना ऑब्जेक्ट, क्या हो जाएगा भाई, स्पीच ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और ये लॉन्ग क्या कर रहा है, स्पीच को क्वालिफाई कर रहा है, तो ये क्या बन जाएगा अपना, एडजेक्टिव बन जाएगा। क्या बन जाएगा भाई, एडजेक्टिव बन जाएगा। क्लियर है, सभी को समझ में आ गया क्या। तो यहाँ पर हमने पूरी की पूरी पार्सिंग करके भी देख लिया, और हमें दो तीन चीज़ें जो है बड़ी ही प्यारी यहाँ पर देखने को मिली हैं कि एक तो अपना ऑब्जेक्ट ऑफ जीरंड देखने को मिल गया, और एक हमें यहाँ पर ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनेटिव भी देखने को मिल गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई, और यहाँ पर हमने क्या किया है, एरर देख ली, राइजिंग को हटा करके हमें क्या कर देना है, रेजिंग कर देना है। अपनी एरर आ जाएगी फर्स्ट वाले ऑप्शन में। अगले क्वेश्चन पर अब मैं आता हूँ, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 535। तो ये रहा आपके सामने। अब देखो बहुत ही ईजी सा है, फटाफट से बता दो, कई सारे बच्चों को ये आ भी गया होगा देख के ही। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ही इज़ फैटर देन मी, यानी कि वो क्या है भाई, मुझसे ज़्यादा मोटा है। तो अब देखो अपना ये जो देन है ना, कई सारे बच्चे क्या करते हैं, इसको करेक्ट करके आ जाते हैं। क्या करते हैं, वो यहाँ पर नो एरर लगा देते हैं। क्यों लगाते हैं, बेसिकली उनको क्या पता होता है कि देन क्या होता है ना अपना, देन एज अ प्रपोजिशन काम करता है, और अगर ये प्रपोजिशन है तो फिर आगे ये जो मी है ये इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट यानी कि PO बन जाएगा। और ये करेक्ट लिखा हुआ है आपने, जो है ये ऑब्जेक्टिव केस में लिखा हुआ है मी।
है ना। तो यहाँ पर कोई दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए। लेकिन होता क्या है ना, ये जो देन होता है ना, इसके दो फंक्शन होते हैं, ये एज अ प्रपोजिशन भी यूज़ होता है और ये एज अ कंजंक्शन भी यूज़ होता है, ठीक है ना। किस की तरह यूज़ होता है, ये एज अ कंजंक्शन भी यूज़ होता है। और जब ये एज अ कंजंक्शन यूज़ होता है तो ये कहीं ना कहीं कंपैरिजन कर रहा होता है। क्या कर रहा होता है? कंपैरिजन कर रहा होता है। क्लियर है मेरी बात? तो यहाँ पर देखो, अब आपका यहाँ पर क्या हो रहा है, कंपैरिजन ही तो हो रहा है, ही इज़ बेटर देन मी, यानी कि उसके और मेरे बीच में कंपैरिजन किया जा रहा है ना। क्लियर है? तो यहाँ पर ये जो देन है ना, ये आपका प्रपोजिशन नहीं है, ये एज अ कंजंक्शन यूज़ हुआ है। क्लियर है? ये किसकी तरह यूज़ हुआ है? आपका एज अ कंजंक्शन यूज़ हुआ है ना। चलो, अब ये जो ही हो जाएगा ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, है ना। और ये जो इज़ है, ये इज़ आपकी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। लेकिन आपको पता है इज़ हेल्पिंग वर्ब होती है, लेकिन यहाँ पर ये जो इसका फंक्शन है ना, ये एज अ मेन वर्ब की तरह फंक्शन कर रही है। तो हेल्पिंग वर्ब जब मेन वर्ब की तरह काम करने लग जाए तो उसको हम क्या बोल देते हैं? लिंकिंग वर्ब बोल देते हैं ना। क्या बोल देते हैं? लिंकिंग वर्ब बोल देते हैं। और ये जो फैक्टर है, ये क्या हो जाएगा? आपका कंपैरेटिव डिग्री वाला एडजेक्टिव हो जाएगा। यानी कि हम यहाँ पर इसे सब्जेक्टिव क्लॉज भी बोल सकते हैं, सॉरी सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट भी बोल सकते हैं। और ये हमारा क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको पूरा एक क्वालिफाई करना चाहूँ इसको एक तरीके से, तो ये अपना निकल के आ जाएगा कंपैरेटिव एडजेक्टिव, है ना। कंपैरेटिव, ये देन क्या है? अपना कंजंक्शन है। तो मुझे एक बात बताओ, अब देन के बाद में मेरा क्या आएगा जिससे मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ, यानी कि कंपैरिजन मैं जो कर रहा हूँ यहाँ पे, ये आपका का ही में है। तो यहाँ पर ये जो हमारा मी है ना, इसका सब्जेक्टिव केस यूज़ होगा और हम यहाँ पर क्या कर देंगे? आई कर देंगे। अब बात को समझना, यहाँ पर ये एक्चुअली जो मीनिंग होता है ना, इसका मीनिंग होता है देन आई एम, ठीक है ना। यहाँ पर आपका एम जो होता है ना, ये अंडरस्टूड हो जाता है। इसके आगे जो भी हेल्पिंग वर्ब लगी होती है उसे हम अंडरस्टूड कर देते हैं और इसको हम यहाँ से हटा भी सकते हैं, ठीक है ना। इस बात को समझ के रखना हमेशा। और इसके ऊपर मैं आपको और भी अच्छे एग्जाम्पल्स दूंगा जहाँ पर आपको समझ में आएगा कि हमें किस केस में एम को यहाँ पर लिखना पड़ेगा और किस केस में हम इसको अंडरस्टूड बना के भी रख सकते हैं, है ना। तो इसका पूरा का मतलब क्या हुआ? पूरा पूरा मतलब ही इज़ फैटर देन आई एम, यानी कि वो मैं जितना फैट हूँ ना, मुझसे भी ज़्यादा फैट है वो। क्लियर है? समझ में आ गया? एरर अपनी हो जाएगी थर्ड वाले ऑप्शन में। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 536 देखते हैं। अब देखो, यहाँ पर हमें दे रखा है एवरी चाइल्ड इन द क्लास और आर वियरिंग सैंडल्स टुडे, यानी कि हर बच्चा आज क्लास में क्या उसने सैंडल्स को पहने हुए हैं। सारे के सारे बच्चों ने क्या किया है? हर बच्चे ने क्लास में सैंडल्स को पहना हुआ है। अब आपके सामने कभी भी अगर एवरी का यूज़ हो जाए, तो मैंने आपको क्या समझाया हुआ है, लेट से आपकी ये कोई क्लास है, ठीक है। ये आपकी क्लास है और यहाँ पर ये कई सारे बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है ना। ये आपके कई सारे बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो चाइल्ड हैं, ठीक है। अब देखो, मैंने क्या किया, यहाँ पर एवरी का यूज़ किया, तो इसका मतलब क्या है कि मैं यहाँ पर एक एक बच्चे से बात कर रहा हूँ। अगर मैंने एवरी का मतलब अगर यूज़ कर रहा हूँ ना, तो उसका मतलब क्या होता है, मैंने एक एक बच्चे के बारे में सेपरेटली बात करनी चाहिए। तो अगर मैंने एवरी बोला, यानी कि मैं बोल रहा हूँ इस बच्चे ने भी सैंडल पहना हुआ है, इस बच्चे ने भी सैंडल पहना हुआ है, इस बच्चे ने भी सैंडल पहना हुआ है, यानी कि मैं सारे सारे के सारे बच्चे जितने भी हैं ना, उन सबको सेपरेटली बोल रहा हूँ। उन सबके लिए मैं एक अलग अलग तरीके से अलग अलग बोल के बोल रहा हूँ कि इन सभी बच्चों ने सैंडल को पहना हुआ है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पर ये जो एवरी चाइल्ड है ना, ये क्या करेगा? हर एक बच्चे को रेफर करेगा, यानी कि ये एक्चुअली में होगा क्या ना, ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। क्या होगा? ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट। अब देखो, यहाँ पर लिखा भी हुआ है एवरी चाइल्ड, ना कि एवरी चिल्ड्रन, ठीक है ना। यानी कि मैं एक एक बच्चे को उठा रहा हूँ। अगर मैं सबको एक साथ उठाता तो मैं चिल्ड्रन बोल रहा होता, है ना। तो अगर मैंने एक एक बच्चे को एक बार में उठाया हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो अपनी सिंगुलर आएगी, क्योंकि ये जो आपका सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है। यानी कि यहाँ पर हमें क्या करना होगा? आर को हटा करके इज करना होगा। इतनी सी बात क्लियर है। अगर मैं इसकी पार्सिंग करना चाहूँ, तो यहाँ पर आपका जो एवरी चाइल्ड है, ये तो आपका बन जाएगा सब्जेक्ट। क्या बन जाएगा भाई? ये सब्जेक्ट बन जाएगा। फिर अपनी ये जो इन है, इन हो जाएगा प्रपोजिशन, और इस प्रपोजिशन के बाद में ये जो क्लास है, ये क्या बनेगा? इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट, यानी कि पीओ बन जाएगा। इसके बाद इज आपकी क्या हो जाएगी? हेल्पिंग वर्ब। वियरिंग हो जाएगी मेन वर्ब। और सैंडल्स क्या हो जाएगा भाई? सैंडल्स आपके हो जाएंगे ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। क्या बन जाएंगे? आपके ऑब्जेक्ट बन जाएंगे। और टुडे आपका टाइम डिनोटिंग वर्ड है। क्लियर है? फ्रीक्वेंसी बता रहा है, यानी कि आज के बारे में बता रहा है। फ्रीक्वेंसी नहीं, बेसिकली ये आज के टाइम के बारे में बता रहा है ना। तो अपनी एरर हो जाएगी सेकंड वाले ऑप्शन में। सभी को समझ में आ गया? अगले क्वेश्चन पर आ जाऊँ, क्वेश्चन नंबर 537 देखते हैं, है ना। चलो, अब ये देखो, यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, आई एंड हिम आर वेरी गुड फ्रेंड्स, यानी कि मैं और वो अब आपस में क्या है भाई? गुड फ्रेंड्स हैं। अब देखो, कभी भी हम अगर बात करते हैं एंड वाले कंजंक्शन की, किसकी बात करते हैं? एंड कंजंक्शन की। तो मैंने आपको हमेशा बताया हुआ है, एंड कंजंक्शन में क्या होता है ना, हमेशा बैलेंस मेंटेन होता है। यानी कि अगर आपके इस साइड मुझे सब्जेक्टिव केस का यूज़ करना है, तो यहाँ पर भी मैं क्या करूँगा? सब्जेक्टिव केस का ही यूज़ करूँगा। अगर मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ किया हुआ है, तो यहाँ पर भी आपका ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ होगा। अगर मैंने यहाँ
पर आपका 2 प्लस का V1 यूज़ किया हुआ है तो यहाँ पर आपका 2 प्लस का V1 यूज़ होगा। अगर मैंने यहाँ पर जिरंड का यूज़ किया हुआ है तो यहाँ पर भी आपका जिरंड का यूज़ होगा, ठीक है ना। तो ये बात आप बिल्कुल ध्यान में रख लो। एंड जो होता है ना आपका हमेशा बैलेंस मेंटेन करके रखता है। कई सारे मैं आपको ऑलरेडी एग्जांपल्स बता चुका हूँ इस बारे में। तो यहाँ पर क्या होगा आपका आई क्या है सब्जेक्टिव क्लॉज में, सब्जेक्टिव केस में हमें यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि ये सब्जेक्ट बनेगा, है ना। तो यहाँ पर ये जो एंड है ना ये आपका कंजंक्शन है और इसके बाद में हिम क्या बनेगा। अब ये हिम क्या होता है आपका, हिम का जो सब्जेक्टिव केस होता है वो क्या होता है भाई, ही होता है। तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ही यूज़ करना पड़ेगा। क्लियर है। अब ये दोनों की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर ये क्या हो गए अपने, हमें यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी पड़ेगी वो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी पड़ेगी, है ना। तो यहाँ पर हमारा आर बिल्कुल करेक्ट है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर देखो होती तो हेल्पिंग वर्ब है लेकिन यहाँ पर ये काम किसका कर रही है, मेन वर्ब का। और जब जब हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की तरह काम करेगी तो वो क्या बन जाती है, लिंकिंग वर्ब बन जाती है। क्या बन जाती है, लिंकिंग वर्ब। और अगर ये लिंकिंग वर्ब हो जाती है तो आगे अपना क्या आएगा, ये जो गुड फ्रेंड्स है ना ये अपना बनेगा सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। क्या बनेगा, ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। और ये वेरी है आपका डिग्री। क्लियर है। चलो भाई अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर आपकी एरर हो जाएगी फर्स्ट वाले ऑप्शन में। आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अगर आपको सारी चीज़ समझ में आती है तो सेशन को लाइक जरूर करना और इसके अलावा आपको अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है सो दैट हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास अपनी जो बातें हैं वो पहुँचा सकें, है ना। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन 58 देखेंगे। यहाँ पर क्या दे रखा है हमें, वन शुड लुक आफ्टर देयर पेरेंट्स, यानी कि हर किसी को अपने पेरेंट्स की क्या देखना, अपनी उनकी केयर करनी चाहिए, ठीक है ना। ये जो आपका लुक आफ्टर फ्रेजल वर्ब है इसका मतलब होता है केयर करना, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पर वन शुड यानी कि हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट क्या बनेगा, वन बन जाएगा, ठीक है ना। ये वन क्या हो गया, अपना सब्जेक्ट हो गया। और यहाँ पर शुड क्या हो जाएगा, शुड अपनी यहाँ पर हो जाएगी मॉडल वर्ब, यानी कि हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हो रही होती है मॉडल वर्ब्स। क्लियर है। इसके बाद में ये जो लुक आफ्टर है ये अपना फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है केयर करना, है ना। ये हो गई अपनी फ्रेजल वर्ब। अब इसके बाद में क्या है, देयर पेरेंट्स। अच्छा अब देखो कभी भी अपना वन का अगर मैं पॉजेसिव केस बनाता हूँ ना तो वन का पॉजेसिव केस हमेशा ध्यान रखना कि वंस होता है, ठीक है ना। वन का पॉजेसिव केस क्या होता है, वंस होता है ना। तो यहाँ पर हम देयर का यूज़ नहीं करेंगे, किसका यूज़ करेंगे भाई, वंस का। तो हर किसी को अपने पेरेंट्स का क्या करना चाहिए, केयर करनी चाहिए। ये जो पेरेंट्स है यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और यहाँ पर ये जो आपका वंस है ये वंस बेसिकली क्या हो गया, पॉजेसिव केस हो गया। क्या बन गया, पॉजेसिव केस ऑफ वन बन गया। क्लियर है, समझ में आया सभी को। तो ये बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि वन का जो पॉजेसिव केस होता है वो क्या होता है, वंस होता है। क्लियर हुआ। अपनी एरर किस में हो जाएगी, थर्ड वाले ऑप्शन में अपनी जो है एरर निकल के आ जाएगी। अगले क्वेश्चन पर आऊँ, क्लियर हो गया सभी को। चलो क्वेश्चन नंबर 539 देखेंगे। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, शी प्लेस्ड द ऑफरिंग टू गॉड इन द अल्टार। अब देखो ये जो अल्टार होता है इसका मतलब क्या होता है, जैसे मेनली ये क्रिश्चियन लोग यूज़ करते हैं इसका अल्टार का। आपका जो क्रिश्चियंस होते हैं उनमें होता क्या है, जो आपके जीसस क्राइस्ट हैं, लेट्स से आपके यहाँ पर ये जीसस क्राइस्ट की कोई आपकी या तो स्टैच्यू बना होगा या फिर आपकी कोई मूर्ति होगी, मूर्ति या फिर आपको इमेज या पिक्चर बनी होगी। उसके नीचे क्या होता है ना, एक टेबल रखी होती है, ठीक है। ये आपकी एक बड़ी सी टेबल होती है जिसपे आप क्या कर रहे होते हो, लेट्स से आपकी ये कोई टेबल है, ठीक है। ये टेबल है। अब इसके ऊपर क्या करते हैं, जो लोग आते हैं जो अपने हाथ में वाइन वगैरह लेके आते हैं, फिर जो भी उनकी ऑफरिंग्स होती हैं, ठीक है ना, जो भी उनकी क्या होती हैं भाई ऑफरिंग्स होती हैं, वो यहाँ पर इस टेबल पर रख देते हैं, है ना। वाइन्स हो गई या फिर आपका एक बुके हो गया, तो फ्लावर्स हो गए, ये सारी की सारी चीज़ें वो जो जो उन्हें अपने जीसस क्राइस्ट को देनी होती हैं वो अपने यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है। तो ऑफरिंग्स को उन्होंने क्या किया, टेबल के ऊपर रख दिया। इस बात को समझ में, ये बात आपके समझ में आई क्या। और ये जो टेबल होती है इसको हम बोलते हैं अल्टार, ठीक है ना। इस टेबल को हम क्या बोलते हैं, अल्टार बोलते हैं। इतनी सी बात आपको क्लियर हो गई क्या। अब देखो अब मैं इस क्वेश्चन पर आता हूँ। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, शी प्लेस्ड द ऑफरिंग टू गॉड इन द अल्टार। यहाँ पर आपका शी क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, प्लेस्ड अपनी यहाँ पर मेन वर्ब हो जाएगी। और ये जो द ऑफरिंग है ये क्या बनेगा भाई, ये अपना बन जाएगा ऑब्जेक्ट। क्लियर है इतनी सी बात। अब ये जो टू है, टू क्या होगा भाई, टू हो जाएगा प्रपोजिशन। और यहाँ पर गॉड क्या हो जाएगा, इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट यानी कि पीओ। इतनी सी बात यहाँ पर समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था, अल्टार एक टेबल टाइप की होती है जहाँ पर आप सारी की सारी चीज़ों को रखते हो। तो किसी भी हम किसी सरफेस पर अगर किसी चीज़ को रखते हैं ना तो उसके लिए हम कौन सी प्रपोजिशन का यूज़ करते हैं। यहाँ पर मैंने इसके अंदर तो डाला नहीं है, या ये कोई आपका ऐसा बकेट टाइप का तो है नहीं कि जिसके मैंने अंदर डाला हो। मैंने क्या बोला, एक टेबल है जिसका एक सरफेस होगा। तो अगर मुझे वहाँ पर सारी की सारी ऑफरिंग्स को रखना है तो मैं कौन से प्रपोजिशन का यूज़ करूँगा, ऑन प्रपोजिशन का यूज़ करूँगा, या फिर मैं एट प्रपोजिशन का भी यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो इन दोनों प्रपोजिशन का ही हम यूज़ कर रहे होंगे। क्लियर है, आपको बात समझ में आई क्या, ये समझ में आया अल्टार क्या होता है। अब देखो इसकी आपको अंडरस्टैंडिंग समझने के लिए इसका मतलब पता होना चाहिए था, अल्टार का मतलब होता क्या है, ठीक है। तो ये मैंने आपको समझा ही दिया है। तो अब देखो, और ये वन वर्ड में भी आता है, ठीक है ना। याद रखना अल्टार आपका वन वर्ड में कई बार आ
चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कौन सी प्रपोजिशन का यूज़ करेंगे, इन प्रपोजिशन का यूज़ नहीं करेंगे, हम ऑन प्रपोजिशन का यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो ये ऑन क्या हो जाएगा, प्रपोजिशन हो जाएगी, और अगर प्रपोजिशन आई है तो उसको अपने एक ऑब्जेक्ट चाहिए होगा, और ये जो अल्टार है ये क्या बन जाएगा, आपकी ऑन प्रपोजिशन, या फिर मैं यहाँ पर एट का यूज़ भी कर सकता हूँ, ठीक है ना। ऐसा कुछ नहीं कि बाउंडेशन है मेरी ऑन के ऊपर, मैं यहाँ पर एट का यूज़ भी कर सकता हूँ, है ना। तो ये अल्टार क्या हो जाएगा, प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट यानी कि पीओ बन जाएगा। क्लियर है, क्या बन जाएगा, पीओ बन जाएगा। समझ में आ गया। एरर अपनी किस में हो जाएगी, थर्ड वाले ऑप्शन में अपनी यहाँ पर एरर निकल के आ जाएगी। अगले क्वेश्चन पर आता हूँ, क्वेश्चन नंबर 540 देखते हैं, ठीक है ना। चलो अब देखो यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, टीचर्स वर इंस्ट्रक्टेड टू फॉलो एन यूनिफॉर्म मेथड ऑफ एवेल्यूशन, ठीक है ना। तो टीचर्स को क्या किया गया है, इंस्ट्रक्ट किया गया है कि आप एक यूनिफॉर्म मेथड से क्या करें, एवेल्यूएशन करें, यानी कि ऐसा ना करें कि आप किसी को, अपने बच्चे को एक सेम आंसर के लिए ज़्यादा मार्क्स दे दिया और एक दूसरे बच्चे को सेम आंसर के लिए कुछ कम मार्क्स दे दिए, है ना। तो इस तरीके से आप ना करें, इंस्ट्रक्शंस उनको दे दिए गए टीचर्स को। क्लियर है। चलो अब देखो यहाँ पर अगर मैं एक बार पार्सिंग करके दिखाता हूँ, फिर हम सारी की सारी चीज़ों को एक एक करके हम यहाँ पर समझ रहे होंगे, ठीक है। टीचर्स अपना यहाँ पर क्या हो जाएगा, टीचर्स अपना बनेगा सब्जेक्ट। क्लियर है, टीचर्स क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। ये जो वर है, ये वर क्या होगा भाई, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, है ना। और ये इंस्ट्रक्टेड क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगी। इतनी सी बात क्लियर है। चलो अब ये जो टू फॉलो है, ये टू फॉलो क्या होगा, यहाँ पर देखो टू तो आपका टू है ही सही, और ये फॉलो अपनी V1 है, तो ये अपना यहाँ पर क्या बन रहा होगा, इन्फिनेटिव बन रहा होगा। क्या बनेगा, ये अपना इन्फिनेटिव बनेगा। और मैंने आपको बता ही रहा कि इन्फिनेटिव क्या होते हैं, सेमी वर्ब्स होते हैं आपके, चाहे इन्फिनेटिव हो जाए, चाहे आपके जिरंड्स हो जाए, चाहे आपके पास्ट पार्टिसिपल हो जाए, ये सारे के सारे होते क्या हैं, सेमी वर्ब्स होते हैं, ठीक है ना। और अगर सेमी वर्ब है, अब इनको हम सेमी वर्ब पता है क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये बनते तो वर्ब से ही हैं। चाहे आपका जिरंड हो जाए, चाहे आपका इन्फिनेटिव हो जाए, चाहे आपका पास्ट पार्टिसिपल हो जाए, ये सारे किससे बनते हैं, वर्ब से ही तो बनते हैं। इनका अगर मैं क्रक्स बोलूँ तो वो है वर्ब ही, यानी कि इनके अंदर कहीं ना कहीं कौन वर्ब का है, तो काम भी कहीं ना कहीं इनका वर्ब वाला। अब देखो इनका फंक्शन तो अलग अलग हो जाता है बन के, लेकिन अगर मैं बात करूं क्या इनके अंदर वर्ब का जो फंक्शन है वो रहेगा, हाँ भाई वर्ब का फंक्शन इनके अंदर रहेगा। यानी कि अब अगर मैं बोलूं टू फॉलो व्हाट, तो उन्होंने बताया यहाँ टू फॉलो एंड यूनिफॉर्म मेथड, यानी कि यहाँ पर ये जो आपका यूनिफॉर्म मेथड है, ये क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनेटिव, है ना। क्या बन जाएगा, ये आपका ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनेटिव। क्लियर है, मेरी बात समझ में आ रही है क्या सभी को। चलो अब इतनी सी बात तो होगी, लेकिन मैंने आगे देखा इसके आर्टिकल कौन सा लगा हुआ है, एन आर्टिकल लगा हुआ है। और जब मैंने यूनिफॉर्म को प्रोनाउंस किया ना, तो यूनिफॉर्म के प्रोनाउंसिएशन में हमारा वाई से आपका जो यूनिफॉर्म है ना, प्रोनाउंसिएशन के टाइम इसमें जो पहला वाला वर्ड होता है या फिर पहला वाला जो लेटर होता है वो आपका वाई होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें कौन से आर्टिकल का यूज़ करना होगा, आ आर्टिकल का यूज़ करना होगा, ना कि एन का। आपको पता है एन आर्टिकल का हम यूज़ कहाँ पर करते हैं, जिनके साउंड में हमारा AEIOU आ रहा हो। क्लियर है, जो हमारे वॉवल्स हैं वो आ रहे हो। लेकिन ये वाला जो हमारा यूनिफॉर्म है, ये दिख तो रहा है कि भाई यहाँ पर यू लगा हुआ है, लेकिन इसका जो साउंड है वो अपना वाई से शुरू होता है। अब ये बड़ी ही प्यारी प्यारी चीज़ें हैं आपके जो आर्टिकल वाला चैप्टर है, उसमें अगर कभी मैंने पढ़ाया तो आपको बताऊंगा, बहुत ही इसमें मजा आएगा, ठीक है। चलो खैर, ये को समझ में आया। एरर अपनी कहाँ पर आएगी, सेकंड वाले ऑप्शन में अपनी एरर आएगी, जहाँ पर हमें एन को हटा करके आ का यूज़ करना होगा। इसके बाद में अगर मैं आपसे ऑफ की बात करूँ, तो ये ऑफ क्या हो जाएगा, प्रपोजिशन हो जाएगी। और इस प्रपोजिशन का अपना ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, ये एवेल्यूएशन। एवेल्यूएशन क्या हो जाएगा, इस ऑफ प्रपोजिशन का प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट यानी कि पीओ। क्लियर है सभी को। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 541 देखते हैं, है ना। चलो अब देखो यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, the newspapers they admit that advertising sometimes influences their editorial policy। यानी कि न्यूज़पेपर क्या करते हैं भाई, एडमिट करते हैं कि जो आपकी एडवर्टाइजिंग्स हैं वो उनकी एडिटोरियल पॉलिसी को कभी कभी क्या करती हैं भाई, इन्फ्लुएंस कर देती हैं। तो अब बड़े ध्यान से देखना, आपको बहुत ही इस सेंटेंस में मैं आपको दो तीन चीज़ें बताऊंगा। देखो अपने पास क्या लिखा हुआ है, द न्यूज़पेपर्स दे एडमिट दैट। अब यहाँ पर मैंने दो दो चीज़ों का यूज़ कर लिया और यहाँ पर मैंने दो दो सब्जेक्ट बिठा दिए। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, या तो आप न्यूज़पेपर का इस्तेमाल करो या फिर आप अकेले दे का इस्तेमाल करो। तो क्या हो जाएगा, एक बार तो आप ऐसे कर लो, या फिर द न्यूज़पेपर्स एडमिट दैट एडवर्टाइजिंग समटाइम्स इन्फ्लुएंसेस देयर एडिटोरियल पॉलिसीज, ठीक है ना। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि दे एडमिट दैट एडवर्टाइजिंग समटाइम्स इन्फ्लुएंसेस देयर एडिटोरियल पॉलिसी। क्लियर है, तो आप इन दोनों में से किसी एक का यूज़ कर लो। लेकिन अब आपने बोला कि सर नहीं, मुझे तो दोनों के दोनों का ही यूज़ करना है, तो मुझे कुछ ऐसा मेथड बताओ कि मैं इन दोनों का ही यूज़ कर लूँ, ठीक है ना। तो देखो अगर मुझे दोनों का यूज़ करना है ना, तो मैं ये भी कर सकता हूँ। कैसे, अगर मैं ऐसे बोल दूँ इन द न्यूज़पेपर्स, है ना, तो मैंने अब क्या बोल दिया, इन द न्यूज़पेपर्स दे एडमिट दैट एडवर्टाइजिंग समटाइम्स इन्फ्लुएंसेस देयर एडिटोरियल पॉलिसी। अब ये कैसे करेक्ट हो गया, क्योंकि ये जो इन है ना, ये अपना इन है क्या, एक प्रपोजिशन है, ठीक है ना, ये एक प्रपोजिशन है। और यहाँ पर ये जो न्यूज़पेपर्स हैं
ये क्या बन जाएंगे, इस प्रपोजिशन का पीओ बन जाएगा। क्या बन जाएगा ये पीओ, यानी कि प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट। क्लियर है। और ये जो दे है, ये दे अपना फिर एक सब्जेक्ट बन जाएगा, कोई मुझे इश्यू नहीं आया। और ये दोनों आपस में टकराए भी नहीं कि मैं सब्जेक्ट बनूंगा, मैं सब्जेक्ट बनूंगा, क्योंकि जहाँ जब ये अकेले लिखे हुए थे द न्यूज़ पेपर्स और दे, तो यहाँ पर ये दोनों लड़ने लग गए थे कि भाई सब्जेक्ट मैं बनूंगा, है ना। लेकिन अब यहाँ पर कोई लड़ाई नहीं है, ये तो अपना चुपचाप से प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट बन गया और ये सब्जेक्ट बन गया। ठीक है ना। तो हम इस एरर को इस तरीके से भी कर सकते हैं। आपको ना कभी भी क्वेश्चन करते टाइम आपको हर एस्पेक्ट में सोचना चाहिए कि अगर मुझे ये दोनों रखने हैं तो मैं यहाँ पर कुछ ऐसा काम कर सकता हूँ क्या। तो ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। फिलहाल अपनी एरर तो हो जाएगी फर्स्ट वाले ऑप्शन में ही। क्लियर है। एरर अपनी हो जाएगी फर्स्ट वाले ऑप्शन में। और अगर मैं आपसे बात करूँ तो सबसे पहले हम यहाँ पर सबसे पहला जो स्टेप होगा वो यही होगा कि या तो मैं न्यूज़पेपर को रखूँ या फिर दे को रखूँ। ठीक है ना। अपना यहाँ पर कोई एक जो है सब्जेक्ट बन जाएगा। क्लियर है। और एक और पॉसिबिलिटी अराइज होती है कि मैं जो न्यूज़पेपर्स है ना, इनको क्या बना दूँ, ऑब्जेक्ट बना दूँ, किसका, प्रिपोजिशन का, और फिर ये दे अपना सब्जेक्ट निकल के आ जाएगा। क्लियर है। चलो, अब जो एडमिट है ये क्या हो जाएगा, एडमिट अपनी मेन वर्ब हो जाएगी। इसके बाद में दैट क्या है भाई, दैट अपना कंजंक्शन है। ठीक है। अब एडवर्टाइजिंग क्या होगा, यहाँ पर एडवर्टाइजिंग क्या है भाई, एडवर्टाइजिंग आपका बनेगा सब्जेक्ट। ठीक है ना। क्या बनेगा, ये आपका सब्जेक्ट बनेगा एडवर्टाइजिंग। और इसके बाद में ये जो समटाइम्स है, समटाइम्स क्या होता है, फटाफट से बताओ जरा मुझे। समटाइम्स आपका होता है एडवर्ब। ठीक है ना। कभी भी कंफ्यूज मत होना है। समटाइम्स जो है आपका, ये आपका क्या होता है भाई, एडवर्ब होता है, क्योंकि ये आपका क्या कर रहा है, आगे जो आपकी वर्ब लिखी हुई है ना, इन्फ्लुएंसेस, ये इस वाली इन्फ्लुएंस वर्ब को क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है ना। ये क्या आपकी मेन वर्ब है। ठीक है। चलो, अब इसके बाद में देयर एडिटोरियल पॉलिसी, इसमें आपका जो एडिटोरियल पॉलिसी है ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। और इसके बाद में अगर मैं देयर की बात करूं तो ये आपका पोजेशन दिखाने वाला पॉजेसिव एडजेक्टिव बन जाएगा। ठीक है ना। क्लियर हो गया। पूरा का पूरा सेंटेंस हमने पार्सिंग भी कर लिया और यहाँ पर मैंने आपकी 2-3 पॉसिबिलिटी भी बता दी है कि हम इस एरर को कैसे ठीक कर सकते हैं। ठीक है। चलो, अपनी एरर है इस यहाँ पर अपनी फर्स्ट वाले ऑप्शन में। अगले क्वेश्चन पर आता हूँ, क्वेश्चन नंबर 542 देखते हैं। ठीक है ना। चलो भाई, अब ये देखो 542 में अपने पास क्या है, नो सूनर डिड आई फिनिश माई स्पीच आई वॉज सब्जेक्टेड टू अ बैराज ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है ना। यानी कि मैंने अपनी स्पीच भी फिनिश नहीं कर पाई और मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस को जो है झेलना पड़ गया, यानी कि मेरे ऊपर कई सारे क्वेश्चंस जो है मुझसे पूछे जाने लगे। क्लियर है। चलो, अब यहाँ पर बड़े ध्यान से देखना, मैंने आपको बताया हुआ है अपने पास कुछ नेगेटिव वर्ड्स होते हैं, जैसे आपका नो सूनर। ठीक है। नो सूनर हो गया, या फिर आपका इसके अलावा लेट से मैंने आपको बोला हार्डली, रेयरली, बेयरली, स्कर्सली। ठीक है ना। ये भी अपने अलग से नेगेटिव वर्ड्स होते हैं। हार्डली, बेयरली, रेयरली, फिर आपका स्कर्सली, है ना। ये सारे वर्ड्स क्या होते हैं, ये हमारे नेगेटिव वर्ड्स होते हैं। क्लियर है। तो इन वर्ड्स के साथ में हमेशा एक बात आपको ध्यान रखनी है कि हम यहाँ पर क्या कर रहे होते हैं, पार्शियल इन्वर्जन का यूज़ कर रहे होते हैं। इनके साथ हमेशा सबसे पहली बात तो ये है कि आपका पार्शियल इन्वर्जन का यूज़ होता है। और मैंने आपको शायद क्लास नंबर 40 में आपको बताया हुआ था कि पार्शियल इन्वर्जन और फुल इन्वर्जन में आपका अंतर क्या होता है। ठीक है ना। कंप्लीट इन्वर्जन जो आपका होता है, तो ये है आपका पार्शियल इन्वर्जन। और यहाँ पर पार्शियल इन्वर्जन के अलावा अगर मैं कोरिलेटिव इनको बनाता हूँ तो आपका नो सूनर के साथ यूज़ होता है देन का। और आपका जो हार्डली, बेयरली, रेयरली और ये सारे वर्ड्स हैं, इनके साथ में आपका यूज़ होता है क्या, तो इनके साथ होता है आपका व्हेन का यूज़। क्लियर है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है हमेशा। इसके ऊपर अनगिनत एरर आई हुई है। ठीक है ना। चलो खैर, इसको हटाते अपने क्वेश्चन पर आएंगे। तो कहने से पहले कि नो सूनर लगा हुआ है, तो यहाँ पर जो उसका कोरिलेटिव बनेगा क्या बनेगा भाई, देन बनेगा। इतनी सी बात मैंने सबसे पहले ऑब्जर्व करी और इसको मैंने ठीक कर लिया। ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अब नो सूनर, यहाँ पर आपका नो सूनर हो जाएगा। और ये जो डिड है, ये डिड क्या बनेगा भाई, डिड अपनी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है ना। मैंने बोला ना पार्शियल इन्वर्जन होता है, यानी कि आपकी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी। और ये आई क्या है, आई अपना सब्जेक्ट है, फिनिश अपनी यहाँ पर मेन वर्ब है। और इसके बाद में आई फिनिश वॉट, तो फिनिश में वॉट में आंसर मुझे मिला स्पीच का, ये स्पीच हो जाएगा इसका ऑब्जेक्ट। और माई क्या हो जाएगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव, है ना, क्योंकि ये पोजेशन दिखा रहा है स्पीच के ऊपर। और इसके बाद में ये जो देन है अपना कोरिलेटिव है। इसके बाद में आई क्या हो जाएगा, आई अपना फिर से सब्जेक्ट हो जाएगा सेकंड वाले क्लॉज का। और यहाँ पर वॉज क्या होगा, वॉज अपना यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब होगी, सब्जेक्टेड अपना यहाँ पर मेन वर्ब होगा। ठीक है ना। क्या होगा, मेन वर्ब। चलो भाई, अब ये जो टू है, टू क्या हो जाएगा, ये टू आपका एज अ प्रेपोजिशन यूज हुआ है ना। किसकी तरीके से यूज हुआ है, एज अ प्रेपोजिशन। और यहाँ पर इस प्रेपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या बनेगा, बैराज, है ना। ये जो बैराज है इसका क्या बनेगा, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट, यानी कि पीओ। और ये जो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कौन बनेगा भाई, ये जो क्वेश्चंस है ना, ये बन जाएंगे इस वाले ऑफ प्रीपोजिशन का प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, यानी कि पीओ। क्लियर है। तो पूरा का पूरा हमने सेंटेंस देख लिया, एरर आपको पता चल गई है, हमें यहाँ पर देन का यूज करना है। और अगर मैं ऑप्शन की बात करता हूँ तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, जिसमें एरर निकल के आ रही है। क्लियर हुआ। चलो, अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 543 देखते हैं। ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, आई सॉ हिम कमिंग आउट ऑफ द होटल ऑन 10 o'clock। तो कभी भी आपके पास में एक बात यहाँ पर ध्यान रखना
मैंने आपसे क्या बोला है, कभी भी आपके सामने कोई आपका क्या हो, फिक्स टाइम हो, है ना, क्या हो आपके पास में फिक्स टाइम दे रखा हो, ठीक है ना, या फिर प्रिसाइज टाइम दे रखा हो, क्या वो दिया हो आपको, प्रिसाइज टाइम दिया गया हो, तो वहाँ पर आप कौन सी प्रपोजिशन का यूज़ करना ज़्यादा फेवरेबल रखोगे, तो आपको एट प्रपोजिशन का यूज़ करना वहाँ पर ज़्यादा फेवरेबल होता है। क्लियर है। कभी भी जब हमें कोई स्पेसिफिक टाइम पॉइंट आउट करना होता है, ऐसे लिख लो आप इसे, कोई भी स्पेसिफिक टाइम हो, फिक्स टाइम हो, या फिर आपका प्रिसाइज टाइम हो, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, अपनी एट प्रपोजिशन का यूज़ कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर देखो, ये जो 10 o'clock है एक फिक्स टाइम ही तो है, यानी कि एक आपका स्पेसिफिक टाइम है भाई 10 o'clock का। तो अगर ये फिक्स टाइम है, हम यहाँ पर कौन सी प्रपोजिशन का यूज़ करेंगे भाई, एट प्रपोजिशन का यूज़ कर रहे होंगे। क्लियर है, मेरी बात समझ में आई है सभी को? ठीक है, चलो अब इसको जरा एक बार हटा देते हैं और एक बार हम यहाँ पर छोटी छोटी करके पार्सिंग करके देख लेते हैं। ठीक है, चलो अब मैंने यहाँ से ऑन हटा दिया और ऐड का यूज़ कर लिया। यहाँ पर आपका आई क्या हो जाएगा, आई अपना यहाँ पर सब्जेक्ट बनेगा। ये सौ क्या हो जाएगा भाई, सौ अपनी यहाँ पर मेन वर्ब हो जाएगी। हिम अपना यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, हिम क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। और ये कमिंग आउट क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा अपना फ्रेजल वर्ब है। क्या है भाई, ये फ्रेजल वर्ब है। ठीक है ना, कमिंग आउट का मतलब क्या होता है, कहीं से इमर्ज होना, है ना, इमर्ज होना या फिर कहीं से निकलना, इसको हम पूरा का पूरा कमिंग आउट से डिनोट कर रहे होते हैं। इसके बाद में ये जो ऑफ है, ऑफ अपना यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रपोजिशन हो जाएगा। और इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा भाई, ये होटल। होटल क्या बन जाएगा इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट, यानी कि प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट। क्लियर है। और इसके बाद में ये आपका जो एट है, एट प्रपोजिशन है ही सही। और इसका अगर मैं प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट की बात करता हूँ, तो ये 10 o'clock क्या बन जाएगा इस प्रपोजिशन का प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट, यानी कि पीओ। क्लियर है, सभी को समझ में आ गया क्या? तो यहाँ पर एरर किस में है भाई, एरर है अपनी थर्ड वाले ऑप्शन में, है ना। चलो अगले क्वेश्चन पर आऊँ, समझ में आ गया सभी को? देखो, और आपको अगर कोई डाउट आता है, कुछ समझ में नहीं आया है, तो आप कमेंट सेक्शन में तो पूछ ही सकते हो। इसके अलावा आपको क्या करना है, एक बार जाकर के आपको यहाँ पर नीचे FB पेज का आपको लिंक मिलेगा, वहाँ पर जाके आप मैसेज में भी डायरेक्टली भी या फिर पर्सनली मुझसे क्वेश्चंस को पूछ सकते हो। ठीक है, चलो अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 544 देखते हैं। चलो अब देखो, यहाँ पर क्या दे रखा है हमें, वन ऑफ माई फ्रेंड इज रिटर्निंग टू इंडिया फ्रॉम द USA। तो यहाँ पर बात क्या हो रही है, बड़े ध्यान से देखना जरा। वन ऑफ माई फ्रेंड क्या है भाई, वन ऑफ माई फ्रेंड। अच्छा, अब मैंने जब ये पढ़ा तो मुझे लगा कि मैंने क्या बोला, मेरा फ्रेंड है, ये है अपना कोई फ्रेंड है। ठीक है, ये मेरा कोई फ्रेंड है यहाँ पर खड़ा हुआ है, और मैं आके बोलता हूँ इनमें से मेरा एक फ्रेंड। अब ये फ्रेंड ही मेरा जब इकलौता है, तो मैं उसमें से ये क्यों बोलूँगा कि मेरा एक फ्रेंड है ना। तो जब फ्रेंड इकलौता होता है, तो हम उसके साथ में वन का यूज़ नहीं करेंगे। अब वन का यूज़ हम तभी करेंगे ना, जब आपके पास में लेट से यहाँ पर एक फ्रेंड है, ये दूसरा फ्रेंड है, ये तीसरा फ्रेंड है, ये चौथा फ्रेंड है। तो मैं क्या बोलूँगा, इन सब में से कोई एक फ्रेंड, यानी कि वन ऑफ माई फ्रेंड्स। तो अगर मुझे इन सारे के सारे फ्रेंड्स में से एक फ्रेंड उठाना होगा, इसका मतलब कि ये जो बाकी के फ्रेंड्स होंगे मेरे प्लूरल रहे होंगे, है ना, क्या रहे होंगे, प्लूरल रहे होंगे। क्लियर है। तो ये जो आपका माई फ्रेंड है ना, ये बिल्कुल इनकरेक्ट होगा। यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, माई फ्रेंड्स करना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैंने एक को उठाया हुआ है, मैंने ऐसे बोला कि इनमें से एक, इनमें से एक, यानी कि मेरे पास में 3-4 ऑप्शन तो होंगे ना। अगर 3-4 भी नहीं है तो चलो दो ऑप्शन तो होंगे। और अगर दो ऑप्शन भी है तो मुझे प्लूरल तो बताना पड़ेगा ना, कि ये मेरे दो फ्रेंड है, यानी कि माई फ्रेंड्स, है ना। चलो तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, माई फ्रेंड्स कर दिया। एरर तो अपनी समझ में आ गई कि फर्स्ट वाले ऑप्शन में अपनी एरर है। क्लियर है। चलो इसको एक बार मैं हटा दो चीज़ों को, और हम यहाँ पर पार्सिंग और करके देख लेते हैं। देखो, ये क्या हो गया, अपना फ्रेंड्स हो गया। और यहाँ पर आपका जो वन है, ये वन बनेगा आपका सब्जेक्ट। और यहाँ पर ऑफ क्या बनेगा भाई, ऑफ अपनी प्रपोजिशन है। और यहाँ पर अच्छा, वैसे मैं आपको एक बात बताऊँ, ये जो आपका ऑफ माई फ्रेंड है ना, ये पूरा का पूरा बेसिकली पार्टिटिव है। ठीक है ना, क्या होता है ये आपका, होता है ये पार्टिटिव है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं सब्जेक्ट का ही एक पार्ट है। ठीक है ना। तो अगर मैं इसको एक लेकिन फंक्शन के हिसाब से डिवाइड करना चाहूँ, तो ये प्रपोजिशन है, और आपका माई फ्रेंड क्या है, प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। क्लियर है। और यहाँ पर आपका इज क्या हो जाएगा, इज अपनी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इज अपनी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। उसके बाद में रिटर्निंग क्या हो जाएगा, रिटर्निंग अपनी मेन वर्ब हो जाएगी। टू इंडिया क्या हो जाएगा भाई, टू अपनी यहाँ पर प्रपोजिशन है, और इंडिया क्या बनेगा, इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट, यानी कि पीओ बन जाएगा। क्लियर है सभी को। और ये जो फ्रॉम है ना, ये फ्रॉम क्या हो जाएगा, अगेन अपनी एक और प्रपोजिशन है, और इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट कौन बनेगा, तो ये जो यूएसए लिखा है, ये यूएसए बन जाएगा इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट, यानी कि पीओ। क्लियर है, समझ में आया सभी को? तो यहाँ पर एरर हो गई, फर्स्ट भी करके देख ली सारे सेंटेंसेस, पूरे के पूरे सेंटेंस की। तो अब अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 545 देखेंगे। ठीक है, चलो अब देखो, ये अपने पास में क्वेश्चन नंबर 545 क्या बोल रहा है हमसे यहाँ पे,
ही नोज़ दैट योर मसल्स आर नॉट सेम एज हिज, यानी कि वो जानता है कि तुम्हारी मसल्स उसके जैसी नहीं है। क्लियर है। अब यहाँ पर ये जो मसल्स है ना, इसका मतलब ये नहीं है जो आपकी बॉडी की फाइबर्स वगैरह होते हैं उनकी वो वाली मसल की बात की जा रही है, ठीक है ना। यहाँ पर ये जो मसल्स हैं इसका मतलब होता है फिजिकल पावर, ठीक है ना। जब भी हम फिजिकल पावर की बात करते हैं तो हम उसके लिए मसल्स का भी यूज़ कर लेते हैं, ठीक है ना। मसल्स वर्ड का हम यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं फॉर डिनोटिंग फिजिकल पावर, ठीक है ना, या फिर आपकी कोई स्ट्रेंथ हो, ठीक है ना, या फिर आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ को हम बताने के लिए इसका यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है ना। इसको आप ध्यान रखना हमेशा। मसल्स का मतलब यही नहीं होता जो आपकी बॉडी में फाइबर्स वगैरह जिससे हमारी मसल बनती हैं उसको ही हम यहाँ पर मसल से रेफर नहीं करते हैं। क्लियर है। चलो अब देखो यहाँ पर अपने क्वेश्चन पर आते हैं एक बार। ही नोज दैट, यानी कि यहाँ पर हमारा जो ही है ये क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। और यहाँ पर नोज क्या बन जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगी। फिर ये दैट क्या है भाई, दैट अपना यहाँ पर कंजंक्शन है। फिर ये योर मसल्स क्या बनेगा, अब ये जो मसल है ना ये बेसिकली आपकी स्ट्रेंथ को डिनोट कर रहा है। और यहाँ पर ये आपका सब्जेक्ट बन जाएगा। योर क्या कर रहा है, आपकी मसल जो स्ट्रेंथ है ना उसका पोजीशन दिखा रहा है, यानी कि यहाँ पर आपका ये हो जाएगा पॉजेसिव एडजेक्टिव। क्लियर है, क्या हो जाएगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। अब इसके बाद में ये जो आर है, आर अपना यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगी, ठीक है ना। हेल्पिंग वर्ब है लेकिन ये मेन वर्ब की तरह काम कर रही है तो ये क्या हो जाएगा, लिंकिंग वर्ब बन जाएगी। क्या बन जाएगी, लिंकिंग वर्ब। क्लियर है। और ये नॉट मैं आपको बता ही चुका हूँ, नॉट हमेशा क्या होता है, एडवर्ब ऑफ नेगेशन होता है, ठीक है ना। क्या होता है, एडवर्ब ऑफ नेगेशन होता है। क्लियर है, इतनी सी बात। अब देखो यहाँ पर ये जो सेम है ना, अब इस बात को आप जरा एक बार ध्यान से समझना। एक बार कलर को मैं चेंज करता हूँ और फिर यहाँ पर आपको एक दो बातें समझाता हूँ। देखो जो सेम वर्ड होता है ना इसके दो मतलब होते हैं। सेम वर्ड के आपके यहाँ पर दो मतलब निकल के आते हैं। सबसे पहली बात, एक सेम का मतलब क्या होता है, कोई भी दो चीज़ें आइडेंटिकल हैं, ठीक है ना। कोई भी चीज़ें क्या है भाई, आइडेंटिकल हैं, तो उसके लिए हम क्या कर देते हैं, सेम वर्ड का यूज़ कर देते हैं। लेकिन कभी भी जब हमें सेम का यूज़ क्या करना होता है, कंपेरिजन दिखाने के लिए हमें करना होता है ना। लेट्स से क्या बोलता हूँ मैं, टू कंपेयर पीपल और थिंग, यानी कि हम कभी भी क्या करें, कोई लोग हैं, कुछ लोग हैं, यानी दो लोग हैं आपके पास में, उनका आप कंपैरिजन करो या फिर आप किसी भी चीज़ का कंपैरिजन करो, नॉन लिविंग चीज़ का, है ना। तो यहाँ पर मैंने थिंग्स लिख दिया। तो कभी भी हमें अगर कंपैरिजन करना होता है तो उसके लिए हमें हमेशा क्या करना पड़ेगा, सेम के आगे द आर्टिकल का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है ना। इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना कि अगर मैंने सेम का यूज़ किया हुआ है तो उसका मतलब क्या है, मैं क्या बोल रहा हूँ, आइडेंटिकल में एक जो मेरा बेसिक सा मीनिंग है वो निकल के आता है, आइडेंटिकल होता है सेम का मतलब। लेकिन अगर मैंने द सेम बोला हुआ है तो यहाँ पर द सेम का मतलब क्या होता है, मैं दो लोगों के बीच में कंपैरिजन करना चाह रहा हूँ। तो अगर मैं सेंटेंस को देखता हूँ तो यहाँ पर बेसिकली आपका हो क्या रहा है, कंपैरिजन हो रहा है ना। तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, द सेम का यूज़ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, द सेम का मुझे यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा। क्लियर है, बस समझ में आ रही है क्या। तो यहाँ पर क्या हो गया, आर नॉट द सेम। फिर क्या है भाई, एज। यहाँ पर देखो अब एज का यूज़ हुआ, मतलब यहाँ पर आपका ऑफ कोर्स कंपैरिजन तो हो ही रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नॉट आर नॉट द सेम एज हिज, यानी कि जो उसे पता है कि तुम्हारी मसल्स उसके जितनी नहीं है, यानी कि तुम्हारी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है उसके जितनी फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं है तुम्हारी, वो ये जानता है, ठीक है ना। क्लियर है। तो अपनी एरर किसमें हो जाएगी, थर्ड वाले ऑप्शन में अपनी एरर हो जाएगी। सेम और द सेम वाली चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, है ना। चलो अब अगर कोई आपको डाउट होता है तो अपना डाउट आपको पता ही है, कमेंट सेक्शन में बिना कुछ शर्माए और बिना कुछ झिझक किए आपको डाउट जरूर अपने पूछना है। क्योंकि आप चाहे जितना पढ़ लो, कुछ भी कर लो, अगर आपको डाउट आपके क्लियर नहीं हुए तो वो एक ना एक दिन आपकी पढ़ाई को खा ही जाएंगे, है ना। ये दीमक की तरह होते हैं डाउट्स वगैरह, तो इनको क्लियर कर लेना चाहिए, ठीक है। चलो खैर, अब यहीं पर मैं आज के सेशन को एंड करूंगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इसके अलावा लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, सो दैट हमको भी मोटिवेशन मिले, ठीक है ना। क्योंकि जब आप लोग लाइक करते हो, शेयर करते हो और कमेंट्स करते हो ना अच्छे अच्छे, तो उससे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिल रहा होता है। खैर यहीं पर एंड करता हूँ, बाय बाय।